हेलो एवरीवन, मैं सीए हेमंत मेहता आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल प्रो हेल्पिंग हैंड पे। चलिए स्टार्ट करते हैं ऑटोमेशन का नेक्स्ट पार्ट। सी इट वाज आवर फर्स्ट पार्ट, रिजल्ट ऑफ ऑटोमेशन। इसमें हमने देखा कि कितने इजी तरीके से हम अपने फाइनेंशियल्स को अपडेट कर सकते हैं। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो मैं एडवाइस करूंगा कि आप पहले फर्स्ट पार्ट जरूर देखें। इसका लिंक ऊपर शो हो रहा है एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। इससे आपको पता चलेगा कि कितने इजी तरीके से हम अपने फाइनेंशियल्स को अपडेट कर सकते हैं। जस्ट टैली में कोई एंट्री करो, एक्सेल को रिफ्रेश करो और आपके फाइनेंशियल्स रेडी। चलिए एक लाइव एग्जांपल भी देख लेते हैं। ये है मेरी डमी टैली, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस में अगर हम आते हैं तो हमारा लॉस आ रहा है 790,171। ये है मेरे लिंक्ड फाइनेंशियल्स। इसमें हम देखते हैं लॉस कितना आ रहा है 815,171, क्योंकि टैली में डमी एंट्रीज एडिशनल डाल दी है। अब हम ट्रायल बैलेंस पे आए, अपने फाइनेंशियल्स को हमने रिफ्रेश किया, जो हम राइट क्लिक करके भी रिफ्रेश कर सकते हैं और डाटा पे भी जाके रिफ्रेश कर सकते हैं। ओके, चलिए अब हम पीनल पे देखते हैं हमारा लॉस कितना है 790,171, जो हमारे टैली की फिगर से मैच है। तो देखा कितने आसानी से हमारा फाइनेंशियल्स टैली के अकॉर्डिंग बन गए। फर्स्ट पार्ट में डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरीके से आप टैली में एंट्री करेंगे और आपके फाइनेंशियल्स ऑटोमेटिकली अपडेट होते रहेंगे। नाउ दिस इज आवर टुडेस पार्ट, यूज ऑफ एक्सेल फंक्शंस। इसमें हम सीखने वाले हैं कि कौन कौन से एक्सेल फंक्शंस या फॉर्मूलाज को यूज करके ऑटोमेटेड फाइनेंशियल्स प्रिपेयर किए हैं। साथ ही कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल भी करेंगे ताकि उन्हें अप्लाई करने में आसानी हो। ये होगा हमारा थर्ड पार्ट, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें हम इस नॉलेज को यूज करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करेंगे। दिस इज कॉल्ड शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंस। So let's start second part of automation. देखिए, ऑटोमेटेड फाइनेंशियल्स प्रिपेयर करने के लिए हमने इन 7 फंक्शंस या फॉर्मूलाज का यूज किया है, जो बहुत ही इजी है। सबसे पहले हम चलते हैं ओडीबीसी। ओडीबीसी की फुल फॉर्म है ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी। ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी के थ्रू हमारी टैली हमारे एक्सेल से लिंक हो जाएगी, जिससे हमें अपने फाइनेंशियल्स को ऑटोमेटिकली प्रिपेयर करने में आसानी होगी। आइए देखते हैं ये टेक्निक कैसे काम करती है। इसके लिए हमें अपने टैली में एक छोटी सी कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी। चलिए आइए चलते हैं टैली पे। टैली में नॉर्मली कॉन्फ़िगरेशन में गए हम लोग, यहाँ पे हमको दिखेगा एडवांस कॉन्फ़िगरेशन। क्लिक किया, यहाँ पे आएगा हमारा ऑप्शन टैली ERP9 इज एक्टिंग एज। इसको हमने बोथ करना है। नॉर्मली ये सर्वर होता है, इसको हमने बोथ करना है। देन हमने इनेबल ओडीबीसी सर्वर, इसको यस करना है और पोर्ट नेम 9000 फिक्स करना है। दैट्स इट। कंट्रोल ए से सेव किया। उसके बाद ये मांगेगा टैली रीस्टार्ट करने के लिए, हम टैली रीस्टार्ट करेंगे। यस। जैसे ही हम टैली को रिफ्रेश करेंगे, हमारा टैली में कॉन्फ़िगरेशन में क्लाइंट सर्वर विद ओडीबीसी शो होने लगेगा। चलिए, टैली की कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब हम अपने टैली को एक्सेल से लिंक करते हैं। आइए एक्सेल में इसका एक लाइव एग्जांपल देख लेते हैं। एक्सेल पे आए, हम यहाँ पे एक नई शीट इंसर्ट करते हैं। डाटा, गेट एक्सटर्नल डाटा फ्रॉम अदर सोर्सेज एंड देन फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट क्वेरी। इसमें आप देखेंगे यहाँ पे इसने हमारा टैली के सर्वर का लिंक दे दिया, टैली ओडीबीसी 649,000, टैली ओडीबीसी 64
मतलब 64 बिट का टैली है हमारा, एंड 9000 अभी हमने पोर्ट का नाम दिया था। ओके किया, ये हमारा एक्सेल टैली से लिंक हो गया। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। हम लेजर में आते हैं। लेजर में हम टैली के सारे नेम्स को इंपोर्ट करते हैं। नेम्स पे आए, क्लिक, नेक्स्ट, 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 फिनिश। ओके, हमारे टैली में जितने भी लेजर के नेम हैं वो सारे यहाँ पे आ गए। अब अगर मेरे टैली में कोई भी चेंजेस आता है, जिससे कि लेजर ऐड हुआ या कोई लेजर डिलीट हुआ या किसी लेजर का नाम चेंज हुआ, तो उसका रिफ्लेक्शन ऑटोमेटिकली मेरे इस एक्सेल में शो हो जाएगा। हमारे टैली पे इसमें हमने कोई भी एक लेजर का नाम चेंज कर दिया। सबसे पहले हमारे नाम है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। चलिए मान लीजिए मैं इसको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के नाम को चेंज कर देता हूँ। सिर्फ इसको एक्यूमुलेटेड डेप्थ कर देते हैं। कंट्रोल ए, सेव हो गया एक्यूमुलेटेड डेप्थ। अब हम इसको देखते हैं कि क्या ये हमारा चेंज हुआ। राइट क्लिक करके हम रिफ्रेश करते हैं, सी एक्यूमुलेटेड डेप्थ। चलिए अब कोई एक लेजर नया क्रिएट करके देख लेते हैं। अकाउंटिंग इनको लेजर, यहाँ पे हमने कोई लेजर क्रिएट कर दिया 123 अंडरस्कोर वो हेल्पिंग ब्रांच। उसको हमने ब्रांच डिवीजन में रख दिया। कंट्रोल ए, सेव हो गया। चलिए ये देखते हैं इसको रिफ्रेश करके। इसको रिफ्रेश करने के लिए हम डाटा से भी रिफ्रेश कर सकते हैं। डाटा में गए, रिफ्रेश और सी मेरा ऊपर ही आ गया 123 प्रो हेल्पिंग ब्रांच। तो देखिए कितना इजी हो जाएगा जब हमारा एक्सेल टैली से लिंक हो जाएगा। तो अब सारी वर्किंग हमारी होगी। हमने अपने एक्सेल को टैली से लिंक कर लिया है। अब इसके अकॉर्डिंग हम अपने फाइनेंशियल्स को लिंक करेंगे। जब फाइनेंशियल्स हमारे सारे लिंक हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जब भी हम कोई टैली में एंट्री करेंगे और उसके बाद हम अपने एक्सेल को रिफ्रेश करेंगे, ऑटोमेटिकली उसका रिफ्लेक्शन हमारे अकाउंट्स में शो हो जाएगा। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा कि किस तरीके से हमारे फाइनेंशियल्स टैली से लिंक हो रहे हैं और आगे कैसे प्रिपेयर हो रहे हैं, उसके लिए और कौन से फॉर्मूलेज यूज हुए हैं वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले हमने ओडीबीसी का देख लिया कि किस तरीके से हम अपने टैली को अपने एक्सेल से लिंक कर सकते हैं। अब जब हमारा टैली एक्सेल से लिंक हो गया है, इसके बाद हमने ऑटोमेशन में यूज किया है वीलुकअप फंक्शंस का। नॉर्मली वीलुकअप हम सबको आता ही है। सिंपल सा मैं बस एक एग्जांपल देके आपको बता देता हूँ कि वीलुकअप कैसे लगता है, जिनको नहीं आता ताकि वो भी सीख सके। सबसे पहले देखते हैं कि वीलुकअप फंक्शन यूज किस लिए होता है। मान लीजिए ये मेरा डाटाबेस है। इस डाटाबेस में से मैंने डिम्पल शर्मा का सेक्शन और टीडीएस निकालना है कि डिम्पल शर्मा का टीडीएस किस सेक्शन में कटा है और कितना कटा है। इसके लिए हम यूज करेंगे इक्वल टू वीलुकअप। कोशिश कीजिए जब भी आप फॉर्मूलाज लगाएं तो इंसर्ट फंक्शन जरूर कर लीजिए ताकि आपको हिंट मिलते रहे कि आपने अगले स्टेप पे क्या वैल्यू डालनी है और वो वैल्यू कहां से आएगी। फंक्शन पे क्लिक किया, सी इसमें हमसे पूछ रहा है लुकअप वैल्यू कि हमने कौन सी वैल्यू देखनी है। वी लुकअप का मतलब समझिएगा कि हमने कौन सी वैल्यू देखनी है। हमने वैल्यू देखनी है डिम्पल शर्मा की, मतलब इस सेल की। नेक्स्ट आया हमारा टेबल एरे कि किस टेबल एरे में से हमने डिम्पल शर्मा की वैल्यू देखनी है। हमने वैल्यू देखनी है इस टेबल में, यहां से लेके यहां तक, मतलब B4 से लेके H14 तक की हमको वैल्यू देखनी है। उसके बाद आया हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर मतलब कि सेक्शन जो है हम सर्च मार रहे हैं वो इसमें कौन से नंबर के कॉलम पे है। नंबर 1 में हमारा अभिषेक है, नंबर 2 में सेक्शन है, नंबर 3 में पेन है, तो हमको चाहिए सेकंड नंबर वाली वैल्यू। तो हमने यहाँ पे डाल दिया सेकंड 2। उसके बाद में रेंज लुकअप पूछता है, इसको हम डालेंगे और
ओके, आपका सेक्शन 94C है, सी। डिम्पल शर्मा का सेक्शन 94C है। अब ऐसे ही हम इसमें भी लगा लेते हैं, इक्वल टू VLOOKUP डिम्पल शर्मा टेबल एरे, यहां से लेके यहां तक। उसमें हमको कौन से नंबर की फिगर चाहिए? 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पे हमारा TDS है 7, कोमा, क्योंकि हमने एग्जैक्ट मैच करना है इसलिए सी 516। तो देखा आपने कि किस तरीके से VLOOKUP फंक्शन काम करता है। इसके साथ साथ ही हम इसमें एक फंक्शन और देख लेते हैं, यूज ऑफ डॉलर। डॉलर का यूज होता है जब हमें अपनी कोई सेल फिक्स करनी हो, कांस्टेंट बनाना हो उसको। देखिए, तो मान लीजिए मैंने इस फॉर्मूले को कॉपी किया, नीचे पेस्ट किया, यहाँ पे इसे दिखा दिया श्रुति रामपाल 92B, श्रुति रामपाल 92B, सही है, मैच है। अब मैं इस फॉर्मूले को दोबारा नीचे कॉपी करता हूँ तो इसने अभिषेक कुमार की वैल्यू नहीं ली। चलिए आइए इसका रीजन देखते हैं। जब हमने इस फॉर्मूले को कॉपी किया अपनी नीचे वाली सेल में, तो उसने देखिए टेबल एरे को शिफ्ट कर दिया, एक रो से हमारा टेबल एरे नीचे हो गया। ऐसे ही जब हमने इसको पेस्ट किया तो हमारा टेबल 2 रोज नीचे हो गया। अब डॉलर यूज करने से हमारी टेबल कांस्टेंट बन जाएगी, जिससे कि सिलेक्शन हमारा नीचे की तरफ नहीं जाएगा। देखिए, ये हमारी टेबल की वैल्यू है B4 से लेके H14 तक की, B4 से H14 तक की। अब इसमें हम F4 प्रेस करके डॉलर लगा देते हैं दोनों के आगे, B के आगे भी डॉलर, 4 के आगे भी। ऐसे ही हम H14 में H के आगे और 14 के आगे भी डॉलर लगा देते हैं। चलिए देखते हैं इससे क्या होगा। तो देखिए, इसने मेरी टेबल एरे को नीचे शिफ्ट नहीं किया, इसे टेबल एरे वही कांस्टेंट कर दी, क्योंकि इस दोनों के आगे डॉलर लगा है। जैसे ही इसको मैं कॉपी करके नीचे वाली सेल में पेस्ट करता हूँ तो मेरे पास में वैल्यू शो हो जाएगी 94C, जो अभिषेक की वैल्यू है, क्योंकि अब हमारा टेबल कांस्टेंट है और वो नहीं हिली। तो ये था हमारा यूज ऑफ डॉलर। चलिए, अब हमने VLOOKUP भी देख लिया, यूज ऑफ डॉलर भी देख लिया। अब हम देखते हैं मैच फंक्शन। चलिए देखते हैं मैच फंक्शन क्या काम करता है। हम मैच फंक्शन का यूज VLOOKUP के साथ करेंगे ताकि VLOOKUP की वैल्यू हमारी 100% से बढ़ जाए। चलिए आइए देखें कैसे हमारी वैल्यू 100% से बढ़ती है। सबसे पहले देखते हैं मैच फंक्शन करता क्या है। मान लीजिए एक लाइन में 10% करें, उन 10% में से मैंने जानना है कि मिस्टर मोहित जो उसी लाइन में खड़े हैं उनकी क्या पोजीशन है, कि मिस्टर मोहित फर्स्ट नंबर पे खड़े हैं, सेकंड पे खड़े हैं, थर्ड पे हैं, फिफ्थ पे हैं, किस पोजीशन पे वो खड़े हैं। तो ये काम करता है हमारा मैच फंक्शन। देखिए कैसे, इक्वल टू मैच इंसर्ट फंक्शन पे लुकअप वैल्यू, मतलब आपने कौन सी वैल्यू देखनी है। बेसिकली इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि आपने उस पर्सन का नाम क्या है जिस पर्सन को आपने देखना है कि उस लाइन में कौन से नंबर पे वो खड़ा है। अभी हमको सेक्शन देखना है इसमें कि 1 2 3 4 5 6 7, कि ये 7 पर्सन की लाइन है जिसमें सेक्शन सेकंड नंबर पे है। तो मुझे चेक करना है कि सेक्शन कौन से नंबर पे है। हम लुकअप वैल्यू में कर देते हैं सेक्शन, या अपने इसका सेल का रेफरेंस देते हैं सेक्शन लुकअप एरे। इसमें हम लुकअप एरे दे देते हैं कि किस एरे में हमने देखना है, यहां से लेके हमने यहां तक देखना है। अब मैच टाइप, इसके लिए हम डालेंगे इसमें 0, एग्जैक्ट मैच के लिए हम डालते हैं 0। ओके, सी, इससे रिजल्ट दे दिया 2 कि सेक्शन जो है इस लाइन में सेकंड नंबर पे है। अब ऐसे ही अगर मेरे को TDS सर्च मारना है कि TDS इस लाइन में कौन से नंबर पे है, मैनुअली काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7
7वें नंबर पे है आई इक्वल टू मैच TDS एरे देन सी। एग्जैक्ट मैच चाहिए हमको, इसलिए हमने 0 डाला। तो इसने हमको बता दिया 7 नंबर पे TDS है। अब इसका यूज किया है वो मैं आपको बताता हूँ। सी, अभी तक जो हम VLOOKUP यूज कर रहे हैं, मैं एक VLOOKUP का फंक्शन यहाँ पे लगाता हूँ इक्वल टू VLOOKUP दिस टेबल एरे इज देन। अब हम यहाँ पे मैन्युअली डाल रहे हैं कि अगर दीपक शर्मा इस टेबल पे एरे में है तो मुझे सेक्शन वाली जो फिगर है सेकंड नंबर पे, सेकंड नंबर कॉलम का सेल का रेफरेंस दे दो कि सेकंड नंबर सेल में क्या है। तो हम यहाँ पे सेकंड नंबर मैन्युअली डाल रहे हैं, एंटर। 194C आ गया डिम्पल का। इसको डॉलर लगा के हम कांस्टेंट बना देते हैं। दीपक शर्मा वाला जो सेल है इसको भी हम कांस्टेंट बना लेते हैं, फंक्शन F4। तो मुझे अपने सिर्फ J को कांस्टेंट करना है और 3, 4, 5 को वेरिएबल रखना है। तो इसलिए मैं फंक्शन F4 दोबारा प्रेस करता हूँ। ये हमने कर दिया, J कांस्टेंट हो गया, 3 वेरिएबल हो गया। अब मैं इस फॉर्मूले को नीचे कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे हमारा सही चल रहा है। अगर मैं इसको फॉर्मूले इसको इसमें पेस्ट करता हूँ तब इसने 194C की फिगर दी, जबकि मेरे को यहाँ पे सर्च मारना है अपना TDS। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, TDS के लिए यहाँ पे मैन्युअली लिखूंगा 7। तो इसने 7 नंबर वाली फिगर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर वाली फिगर मेरे को दे दी TDS की 516, जो है डिम्पल का। सी, डिम्पल का TDS, डिम्पल का TDS 516 है, सेक्शन 94C है। तो ये डाटा इसने हमको दे दिया। अब अगर मेरे को ऑटोमेशन में जाना है तो मैं अपने फॉर्मूले को कुछ इस तरीके से प्रिपेयर करूंगा कि मैं इस फॉर्मूले को कहीं भी कॉपी करूं, मेरा रिजल्ट वो हो जो मुझे चाहिए। अगर मैं इस फॉर्मूले को देखता हूं तो यहाँ पे 2 मैंने मैन्युअली डाला है। इस फॉर्मूले को देखता हूँ यहाँ पे मैंने 7 मैन्युअली डाला है। अब मैंने इस 2 और 7 को मैनुअल से ऑटोमेशन में रिप्लेस करना है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल सा जो मेरा मैच फंक्शन का फॉर्मूला था, मैच फंक्शन का जो ये फॉर्मूला है इसको कॉपी करके अपने VLOOKUP के फंक्शन के साथ मर्ज कर दूंगा। उसके लिए मैं इस 2 को रिप्लेस कर दूंगा उस अपने मैच फंक्शन से। मैंने उस 2 की जगह, ये इसके आगे 2 की जगह अपना मैच फंक्शन पूरा लिख दिया कॉपी करके। तो मैंने 2 फॉर्मूलाज को यहाँ पे कंबाइन कर दिया। अब इससे क्या कितना बेनिफिट होगा वो भी हम देख लेते हैं। पहले वह हम क्या करते हैं, अपने टेबल को ग्रुप कर देते हैं, कांस्टेंट बना देते हैं। P2 से H2 तक मेरा टेबल एरे था जिसको मैंने कांस्टेंट कर दिया। K2 वाली मेरी ये फिगर है, सेक्शन K एंड 2, K एंड 2। अब K2 में मेरे को जब मैं फॉर्मूला नीचे करूंगा कॉपी, अपने इस फॉर्मूले को नीचे पेश करूंगा तो K तो मेरे को कांस्टेंट चाहिए और 2, 3, 4 मेरा वेरिएबल चलता रहे। जब मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पे पेस्ट करूंगा साइड वाली फिगर में, तब A की जगह मेरे को चाहिए L एंड 2, 3, 4 कांस्टेंट। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें 2 को अपना कांस्टेंट कर देते हैं। C, कंट्रोल C, कंट्रोल E, देखिए 516 ही रहा। अब इसने यहाँ पे उठा लिया TDS को। अब मैं इस फॉर्मूले को चाहे यहाँ पे पेस्ट करूं चाहे यहाँ पे पेस्ट करूं, ये जो मेरा फॉर्मूला बन गया, यहाँ पे पेस्ट करूं यहाँ पेस्ट करूं, मेरी वैल्यू सेम आने वाली है जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है। अब मान लीजिए मेरी रिक्वायरमेंट यहाँ पे एक नई आ जाती है, ऑटोमेशन करने के बाद मेरी कुछ नई रिक्वायरमेंट आ जाती है, कुछ नई मेरे को प्रेजेंटेशन करनी पड़ जाती है, एक नया कॉलम इंसर्ट करना पड़ जाता है जिसे मेरे को अमाउंट भी बताना है। अब मैंने सिंपल अपना फॉर्मूला उठाया
यहाँ पेस्ट किया, सी मेरे अमाउंट भी यहाँ पे आ गए। डिम्पल शर्मा 25,800, डिम्पल शर्मा 25,800। मैच फंक्शन का एक और फायदा क्या होगा वो भी हम देख लेते हैं। हम पुराने VLOOKUP पे चलते हैं जो हमने लुकअप लगाया था। अगर मान लीजिए इस रो के बीच में यहाँ कोई एक रो इंसर्ट हो जाती है तो मेरी वैल्यू यहाँ पे खत्म हो जाएगी। देखते हैं कैसे। मान लीजिए यहाँ पे इंसर्ट हो गई है, जैसे यहाँ पे मेरी रो इंसर्ट हुई तो देखिए मेरी वैल्यू हो गई 0, जबकि सेक्शन में तो मेरे पास में आ रहा है कि कौन सा सेक्शन कौन सा है मेरा। रीजन भी क्योंकि इसके अंदर 2 हमने मैन्युअली डाला हुआ है। अब वो 2 कैलकुलेट कर रहा है 1 2 में तो कोई वैल्यू नहीं है तो उसने स्टार्ट में उसको 0 कर दिया। ये अगर इसमें मैच फंक्शन लगा हुआ है तो देखते हैं उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। मैं इस पे आए, देखिए ये हमारी मैच फंक्शन के साथ वाली VLOOKUP है। इसमें अगर कोई लाइन इंसर्ट हो जाती है तो भी आप देखेंगे मेरे डाटा में, मेरे रिजल्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं आया है। वो मेरा 194C ही है। अब चाहे इसमें कितनी भी लाइन इंसर्ट हो जाए मेरा रिजल्ट सेम ही रहेगा, सेक्शन का भी, TDS का भी और अमाउंट का भी। तो ऑटोमेशन के लिए सबसे पहली जरूरी बात, जो भी हम ऑटोमेशन करें, जो भी फॉर्मूलाज बनाए उसको इस तरीके से ड्राफ्ट करें कि हमारा हर सेल में काम करता रहे। जैसा कि हमने देखा कि हमने VLOOKUP के साथ मैच फंक्शन को भी लगा दिया तो उससे उसकी पावर कितनी बढ़ गई। क्योंकि अगर हम इसके बेस पे अपना ऑटोमेशन कर देते और बाद में कोई रो इंसर्ट होती है, डिलीट होती, तो हमारे सारे ऑटोमेशन में फिगर चल जाती है। देखिए अभी TDS की फिगर आ रही है 516। जैसे इधर कोई गलती से कॉलम इंसर्ट हुआ या हमको रिक्वायरमेंट हुई फ्यूचर में, हमने कॉलम खुद इंसर्ट कर दिया, तो आपके ऑटोमेशन करने के बाद आपकी जो फिगर लिंक हो रखी हैं वो सारी आपकी हिल जाएंगी। तो ये था हमारा VLOOKUP का छोटा सा कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से हमने अपने VLOOKUP को मैच फंक्शन के साथ यूज करके अपने फाइनेंशियल्स को ऑटोमेशन में कन्वर्ट किया है। चलिए अब हमने कवर कर लिए फर्स्ट 4 फंक्शंस। अब हम चलते हैं फिफ्थ फंक्शन सम इफ्स पे। यह है कुछ रो डाटा जिसमें हम सम इफ्स का फॉर्मूला देखेंगे। अगर मान लीजिए मुझे इस डाटा में से सिर्फ बैंक अकाउंट्स का टोटल चाहिए कि बैंक अकाउंट्स का टोटल कितना आता है, तो मैं सम इफ्स का फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। चलिए आइए देखते हैं कैसे। इक्वल टू सम इफ्स इंसर्ट फंक्शन। अब इससे पूछ रहा है सम की रेंज, कि आपकी सम की रेंज क्या है। हमने इसको सम की रेंज दे दी कि इस रेंज का हमने सम करना है। इसके बाद इसे पूछा क्राइटेरिया रेंज 1 कि क्राइटेरिया क्या रहेगा आपके सम करने का। हमने उसको बोल दिया क्राइटेरिया रेंज मेरी रहेगी ये D2 से लेके D28 तक, क्राइटेरिया 1। और उससे पूछा कि आपका क्राइटेरिया क्या है, किस बेस पे आप सम करना चाहते हैं। मैंने उसको क्राइटेरिया दे दिया बैंक अकाउंट, इस रो में जहां जहां भी बैंक अकाउंट है उन सबका टोटल चाहिए। अभी हम एक ही क्राइटेरिया यूज करके देखते हैं। ओके, तो इससे शो करके 26, 57, 850 की इस लाइन में जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं उन सबका टोटल 26, 57। आइए चेक करते हैं यहाँ से यहाँ तक। जी 26, 57, 850। अब इस डाटा में से मेरे को चाहिए एक तो कि बैंक अकाउंट हो, दूसरा डेट उसकी 31 मई हो कि 31 मई को बैंक अकाउंट का बैलेंस कितना है। तो मैं इसमें एक और क्राइटेरिया दे सकता हूँ। इंसर्ट फंक्शन किया हमने। अब इसमें आ गया क्राइटेरिया रेंज 2 कि क्राइटेरिया रेंज 2 क्या होगी मेरी, दूसरी क्राइटेरिया रेंज में लगा दी इसमें यहाँ पे ये। अब इसमें हमने क्राइटेरिया दिया कि क्राइटेरिया क्या होगा। अब हमको चाहिए 31 मई का बैलेंस मान लीजिए, तो हमने यहाँ पे दे दिया 31 मई का रेफरेंस, इसको कर दिया ओके। तो हमारे पास में फिगर आ गई 16,12,457 रुपए। चलिए ये देखते हैं कि बैंक अकाउंट का 31 मई का बैलेंस यही है। बैंक अकाउंट्स पे आए, 31 मई को क्लिक कर लेते हैं फिल्टर लगा के। ये 31 मई के हैं और ये बैंक अकाउंट है जिनको हमने फिल्टर लगाया। इन सबका टोटल करके देखते हैं 1612457 जो मेरे सम इफ्स के फॉर्मूले से मैच हो रहा है। 1612457
तो देखा आपने कि सम इक्स का फॉर्मूला किस तरीके से यूज हो सकता है। सम इक्स का फॉर्मूला ऑटोमेशन में बहुत जगह यूज किया है, तो इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होगी। उसके बाद आते हैं हम अपने टेक्स्ट फॉर्मूलास पे। देखिए, अगर मान लीजिए मेरे पास में फर्स्ट नेम है और सेकंड नेम है, अब मैं इन दोनों को ज्वाइंट कैसे कर सकता हूँ। तो मैं इन दोनों को ज्वाइंट करने के लिए एंड पैटर्न का यूज करूंगा। देखिए, इक्वल टू दिस एंड दिस। कॉनकैटिनेट फंक्शन भी हम यूज कर सकते हैं, बट दिस इज द सिंपल वे। हमने इन दोनों के बीच में एंड लगाया और ये हमारा मनीष मिश्रा पूरा हो गया। अब इसके बीच में एक कमी है कि इसमें स्पेस नहीं है। अब हमने अगर इसके बीच में स्पेस डालना है तो हम क्या करेंगे, डबल कोमा स्पेस डबल कोमा एंड। बेसिकली ये जो पोर्शन है हमारा वो स्पेस को शो करता है। जी, स्पेस आ गया। अगर हमको स्पेस की जगह पे मान लीजिए कोमा चाहिए, तो मैं सिंपल सा इनके बीच में कोमा डाल दूंगा। तो मेरे को कोमे के बाद एक और स्पेस चाहिए, मैं इस बीच में एक और स्पेस क्रिएट कर दूंगा। अब मेरे को इसमें कुछ सेमीकोलन चाहिए, मैं कोमा की जगह पे इसको सेमीकोलन कर सकता हूँ। अब देखते हैं इसका यूज कहाँ पे होगा हमारा। देखिए, यहाँ लिखा है हमने बैलेंस शीट एज एट, यहाँ पे लिखा है 31 मई 2020। अब अगर मैं बैलेंस शीट एज एट एंड डबल कोमा स्पेस डबल कोमा एंड ये करता हूँ, तो देखिए क्या होगा। इससे मेरे को दिखाया बैलेंस शीट एज एट 43982। यहाँ तो मेरा ऑटोमेशन खराब हो जाएगा अगर इस तरीके से काम होगा तो, क्योंकि एक्सेल किसी भी डेट को एक पर्टिकुलर नंबर से रीड करता है। जब हमने इसको ज्वाइंट किया तो उसने पर्टिकुलर नंबर दिया। अब इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, टेक्स्ट फॉर्मूला। टेक्स्ट फॉर्मूला क्या है कि इस डेट को अगर हम उसको एज ए टेक्स्ट लिख दें तो ये हमारा यहाँ पे काम कर जाएगा। ये टेक्स्ट में लिखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इक्वल टू टेक्स्ट। इसको हमने वैल्यू को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। अब हमने टेक्स्ट का फॉर्मेट देना है कि हमने किस फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करना है। अब हमने कन्वर्ट करना है उसको mm स्पेस dd स्पेस yy। तो इसने यहाँ पे दे दिया मई 31 2020। अब हम जो अपने फॉर्मूले में इस सेल की जगह इसका रेफरेंस देंगे तो देखिए क्या होगा, बैलेंस शीट एज एट मई 31 2020। अब अगर मेरे को अपने फाइनेंशियल्स चेंज करने हैं, 31 मई के ना बना के मेरे को 30 जून के बनाने हैं, तो मैं यहाँ पे सिंपल से अपना डेट चेंज करूंगा 30 जून 2020। तो मेरे यहाँ पे ऑटोमेटिक फाइनेंशियल्स होंगे, उसमें भी डेट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी और बैलेंस शीट एज एट 30 जून 2020 आ जाएगा। तो हम इन सब फॉर्मूलेस का यूज करेंगे अपने फाइनेंशियल्स को ऑटोमेशन में कन्वर्ट करने के लिए। तो हमने अपनी ओडीबीसी टेक्निक सीख ली, किस तरीके से हम अपने एक्सेल को टैली से लिंक कर सकते हैं। वी लुकअप देख लिया, नॉर्मल फंक्शन है। यूज ऑफ डॉलर देख लिया कि कैसे हम कांस्टेंट करके अपने फॉर्मूलास को ज्यादा यूजफुल बना सकते हैं। और उसके बाद हमने मैच फंक्शन भी देख लिया कि वी लुकअप में मैच फंक्शन का यूज करके हम कैसे अपने वी लुकअप को 100% पावरफुल बना सकते हैं कि बाद में फ्यूचर में कोई भी सेल ऐड हो या फिर कोई भी डिलीशन हो एडिशन हो तो उससे मेरे फाइनेंशियल्स पे इफेक्ट ना पड़े। सम इक्स का फॉर्मूला देख लिया जो बहुत ज्यादा यूज होने वाला है हमारे फाइनेंशियल्स को ऑटोमेशन में कन्वर्ट करने के लिए। फिर हमने कुछ टेक्स्ट फंक्शन भी देखे और एक हमने यूज किया है इसमें सम फंक्शन जो नॉर्मली सबको आता है। तो ये हमने कुछ फंक्शन सीखे हैं आज, जिनको हम अगले पार्ट में प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे एंड देखेंगे कि किस तरीके से ऑटोमेटेड फाइनेंशियल्स प्रिपेयर किए। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।